Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Take out page number 250. Good morning, students, all of you. 250. 50. Money and credit. Last paragraph. Come to the last paragraph. Where is your book? कोई बात नहीं, straight बैठो फिर. लिपस्टिक लगाना याद रहता है ना? यहाँ से जुल्फे निकालना याद रहता है, तो क्लिप किस लिए रहता है? छोटा बैग लाना याद रहता है, लेकिन बैग के अंदर बुक लाना वो याद नहीं रहता ना. क्या है उसमें? सोशल. Now last paragraph. We deposit some of our income in our saving account. जो भी अपन डिपॉजिट करते हैं, अपना जो भी इनकम रहता है वो कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? बैंक में, सेविंग अकाउंट में. That is why they are called saving account. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट, क्योंकि हम उसमें सेव करके रखते हैं. Commercial client and business people need money. Their regular trade deals with the put their money in current account. जो कमर्शियल होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सेविंग अकाउंट में अकाउंट नहीं खुलवाते. क्यों? क्योंकि उनको डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में जो है उनको ट्रांजेक्शन 1 से लेकर मैक्सिमम टाइप तक ट्रांजेक्शन करना रहता है. कभी निकालना, फिर उसका डिपॉजिट करना, फिर उसमें से निकालना, फिर डिपॉजिट करना. तो उनका लाइफ टाइम में, डे टू डे में बहुत ज्यादा मतलब विड्रॉल और डिपॉजिट चलता रहता है, जिसके कारण उन्हें उनका जो है करंट अकाउंट खुलाया जाता है. तो याद रखना, हम कॉमन पीपल लोग के लिए जो अपन सिंपल है, जो अपन इनकम सेव करके रखते हैं, हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं. बाकी जो लोग कमर्शियल, जो लोग बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं. और बाकी जो है एक आरडी होता है और एक फिक्स डिपॉजिट होता है. फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हाँ, साल भर में हम एक बहुत लार्ज अमाउंट उसमें जमा कर देते हैं, और उसके बाद 3 साल 5 साल तक हम उसको उसी में डिपॉजिट करके रख देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट मिलता है. आरडी रहता है कि मंथली जो है आपका आरडी कटता जाएगा, उसके बाद साल भर में 1 साल 2 साल 3 साल अब अपने अकॉर्डिंग. हाँ नहीं, ये मंथली रहता है. आरडी जो रहता है वो मंथली रहता है. आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा पैसा. ठीक है, चाहे आप 1000 का करो या 2000 का या 3000 का, वट एवर विच एनी अमाउंट इज देयर, तो वो आपका कटते जाएगा और उस आरडी में डिपॉजिट होता जाएगा. फिर साल भर के बाद आपको जो है उसका इंटरेस्ट के साथ वो पूरा अमाउंट आपको मिलेगा. ठीक है. फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट रहता है, सेविंग अकाउंट में सबसे कम इंटरेस्ट रहता है. ठीक है. फिक्स डिपॉजिट क्यों? क्योंकि हम इकट्ठा पैसा पर जमा कर देते हैं और उसका इंटरेस्ट हमको साल 2 साल मिलता रहता है. ठीक है. और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत कम रहता है. करंट अकाउंट में भी वैसे ही सेविंग से मतलब नॉर्मल रहता है. ठीक है. तो ये सारी चीज हो गई सारे अकाउंट्स के बारे में. नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज, आई मीन 251. The bank assures us the money will always be available whenever we demanded. हमारा जो भी बैंक है, हम जो भी वहाँ पे मनी एश्योर करके रखते हैं, मतलब डिपॉजिट करके रखते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में उसमें निकालना और उसको यूज करना हमारा एक उसमें ट्रांजेक्शन होते रहता है. ठीक है. जिस टाइप का अपन को डिमांड होगा पैसे का, उसी टाइम पे अपन उसमें निकालेंगे. दैट इज व्हाई द फंड इज सच अकाउंट कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट, डीडी बोलते हैं. कि अगर हमको कभी भी डिपॉजिट से पैसा निकालना होता है तो हम डीडी के तौर पे निकालते हैं. अभी तो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे चीज आ गया, तो डीडी बनाने की जरूरत नहीं होती है. पहले के जमाने में क्या होता था? डीडी बनाने के बाद ही उसको आपको पैसा मिलता है. ठीक है. That is why the fund is such they make exchange practical and simple. Let us see the few examples of understanding this. A debit card is readily accepted
फॉर मेकिंग अ पेमेंट। अभी जो है आजकल के डेट पे जो डेबिट कार्ड को रीड करके चिप लगाया जाता है, रीड करके किसी भी मतलब डेबिट कार्ड के एटीएम के मशीन में अपन उसको पुट करते हैं और वो रीड करता है कार्ड को, देन आफ्टर वी एंटर द पिन कोड एंड देन आफ्टर वी मेक द ट्रांजेक्शन। ओके, अपन ट्रांजेक्शन वहाँ पर फिल करते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, अगर आपको सेविंग मतलब अपने एटीएम का जो पिन कोड है उसको बदलना हो या आपको कितना उसमें बैलेंस बचा है वो पता करने के लिए आप वो सारी चीजें यूज करते हैं। The bank uses the card make money transfer from one account to another account। ये कार्ड जो है हम किस में भी यूज कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। These cards carry information about the account, personal information for the account holder। इस कार्ड के अंदर जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहते हैं वो उस चिप में उस पर्सन के बारे में दिया रहता है। ठीक है, चाहे आप लोग के पास अगर कार्ड होगा तो आपके बारे में, आपके खुद के बारे में जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपका अकाउंट नंबर वो चिप में रहता है और तो उसी के अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है आपका आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। When a customer present the card to shopkeeper to make the payment for any goods she buy, the shopkeeper swipes and the card is the card swipe machine in the shop। आजकल कार्ड स्वाइप करने की मशीन आई हुई है, अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो स्वाइप करता है शॉपकीपर और उससे पेमेंट ले लेता है। वी एंटर द पिन कोड, हम लोग को पिन कोड एंटर करने के लिए देता है। कभी भी किए हो? ओके। The machines verifies the bank account details the customer who there enters their PIN code and sanction the payment. The bill amount of the transfer from the customer's account to the shopkeeper's account. If we wish to pay the shopkeeper by check for a cashless payment you make। ठीक है, कभी कभी शॉपकीपर जो है चेक के थ्रू भी या कैशलेस के थ्रू भी पेमेंट किया जाता है। ये एक तरीके से कैशलेस ही हुआ ना, आप यहाँ पैसा नहीं दे रहे हो, हाथ से पैसा नहीं दे रहे हो, आप कार्ड से स्वाइप करा करके पैसा अपने अकाउंट से एक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। चेक भी उसी तरीके से ही है, चेक भी जो है वो कैशलेस ही रहता है। और किसी के नाम पे अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है, 2 लाख 3 लाख, 2 लाख 3 लाख जो है डेबिट कार्ड से ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, उसके कुछ कुछ लमसम अमाउंट 20,000 30,000 50,000 तक के रहता है लिमिट। लेकिन अगर आपको 20 लाख 30 लाख का अमाउंट अगर देना है तो आप चेक के थ्रू ही उसको पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कैशलेस। ठीक है, ये आपको चेक दिखाई दे रहा है सबको, है ना? क्या हो गया? ब्लर हो गया है? जूम कर लो, दिख जाएगा अच्छे से। चेक कभी देखे नहीं हो क्या नॉर्मली? तो फिर हाँ, क्लियर कट चाहिए तुमको। नाउ कम टू दी पेज नंबर 252। पीछे में जो था वो फिक्स डिपॉजिट के बारे में दिया हुआ था, वो पैराग्राफ मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यू कैन सी इजिली यूज द फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ द मेकिंग पेमेंट, है ना? तो इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। नाउ नेक्स्ट आपका, this transaction can be done without spending cash, that is the why the called a cashless payment। The bank offered this facility on the basis of the money we have deposit in the bank, so it our bank account that makes such payment possible। Also such payment possible only because of the arrangement make the possible easily transfer money from one account to another। मतलब वही इंटर बैंकिंग अपन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, अपन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक बैंक की फैसिलिटी है और बैंक जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो बैंकिंग हम यूज करते हैं एक तरीके से वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है ना कि अपन गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में जाके गुड्स को परचेज करते हैं या सेल कर देते हैं। तो परचेज करके लेके आते हैं तो हम पैसा देते हैं और क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं हाथ में पकड़ के, दैट इज अ टैंजिबल एसेट। एक तरीके से वो फिक्स एसेट होता है जिसको हम पकड़ के लेके आते हैं। बट सर्विसेज आप घर तक पकड़ के लेके आ सकते हो क्या? नहीं, आप उसको यूज करते हो, आप उसको फील करते हो। ठीक है, कि हाँ मैंने इसके लिए पैसा दिया है और मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्विसेज। ठीक है, गुड्स जिसको हम परचेज करके घर तक लेके आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें के ऊपर ही दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू दी, सो वी कैन सी द हाउ इम्पोर्टेंट द सिस्टम ऑफ बैंक डिपॉजिट इन आवर मनी। मतलब बैंकिंग के बारे में बताया गया कि मनी डिपॉजिट करना बैंक हमारे लिए कितना ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड
करता है। द मनी इज बैंक अकाउंट इज यूज टू एक्सचेंज और कीप द सेविंग, जितने भी सेविंग्स होते हैं उसको रखता है और हमको एक्सचेंज करने के लिए भी मदद करता है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी हेल्प करता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट द बैंक ऑफ सिस्टम एंड स्टेबल फंक्शनल वेल। ठीक है, ये जितना भी फंक्शन बैंकों में होता है ना, वो किन के अंडर में होता है? गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, गवर्नर जिसको बोला जाता है। ठीक है, और गवर्नर कौन है, कहाँ का हेड होता है? नहीं, हमारे बैंकों का बैंक कौन है? ये क्वेश्चन आता है, बैंकर्स ऑफ बैंक, जहाँ पे पैसे छपते हैं, करेंसी छपते हैं। हाँ बोलो, कहाँ पे? मैम रिजर्व बैंक। हाँ, वही बोला क्या? हाँ, ठीक है, आरबीआई जिसको बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो करेंसी जहाँ पे छपते हैं उसको बैंकों का बैंक बोला जाता है। और साथ में जो है जितने भी बैंकों का काम चलता है ना, वो आरबीआई ही देखता है, गवर्नर ही देखता है। और गवर्नर जो है वो हेड ऑफ द आरबीआई होता है। ठीक है, उसी के अंडर में सारा चीज देख रेख फंक्शनिंग वगैरह होता है। गॉट इट? अब क्या होता है ना कि उसका फंक्शनिंग किस तरीके से होता है, इसमें दिया है क्या? दिया रहेगा तो रीड करके बताऊंगा। ठीक है, एक शॉर्ट में बता देती हूँ मैं किस तरीके से चलता है। जैसे कि बैंक को पैसा कौन इशू करवाता है? आरबीआई कराता है। हमको कौन पैसा इशू कराता है? बैंक कराता है। ठीक है, हम लोन लेते हैं या फिर हम कोई क्रेडिट में कोई चीज परचेज करते हैं तो हमको बैंक ही देता है। ईएमआई करो, लोन ले लो, या फिर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट में कोई चीज पेमेंट करना चाहते हो तो वो आपको बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो बैंक हमको जब पैसा प्रोवाइड करता है ना, तो इट मीन्स कि कुछ लोन हम आरबीआई से भी लिए हुए हैं। तो आरबीआई को जिस तरीके से हमको बैंक को पैसा वापस करना रहता है, वैसे बैंक जो है आरबीआई को पैसा वापस करता है। तो ये फंक्शनिंग चलता रहता है। और उनका जो ट्रांजेक्शन है, मतलब महीने भर में, हर दिन में जो है पता करना रहता है कि कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, ये आरबीआई का फंक्शनिंग है। तो ये उनका काम है कि डेली बैंक कैसे काम कर रही है, कितना लोन उठाए हैं लोग, कितना इंस्टॉलमेंट हुआ है, कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, ये सारा पता करना आरबीआई का काम है। और साथ ही साथ जो है बैंक वाले भी ये सारी चीजें फंक्शनिंग करते हैं, जैसे आरबीआई करते हैं वैसे बैंक लोग भी करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 253। 253, the price of the goods in any country was measured in the terms of money। किसी भी गुड्स का प्राइस अगर हम देखा जाए तो वो टर्म्स ऑफ मनी ही होता है। पहले तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बारे में किसको पता है? सामान के बदले सामान देना, दैट इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। ठीक है, अभी क्या हो गया है, कोई भी गुड्स हम परचेस करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम क्या पे करते हैं? मनी पे करते हैं, पैसा पे करते हैं। ठीक है, तो इन दिस यूज दैट कंट्री इट इज दैट द इंसिडेंट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, the person can use the money to purchase different goods and all financial transaction use is this unit। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी मनी से के थ्रू जो भी परचेसिंग सेलिंग होता है, वो उनके यूनिट के अकॉर्डिंग होता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका जितना इनकम है, ठीक है, वो उतना ही परचेस करता है और उसी टाइप का चीज परचेस करता है। ठीक है, अभी क्या होता है, जो बड़े जो हायर रिच मैन होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़े ब्रांडेड, थोड़ा कॉस्टली चीजें यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो भी सर्कुलेट हो सके। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया एक ऐसा कंट्री, हमारे इंडिया नहीं बाहर की कंट्री भी ऐसी होती है जो कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स रहते हैं, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस रहता है। किसी की क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, किसी की क्वालिटी थोड़ी कम मीडियम ये रहती है, और किसी की क्वालिटी एकदम गंदी रहती है। कोई कोई चीज अगर परचेस करने के लिए जाओगे, जैसे आपके शूज हो गए, है ना, आपके क्रॉस हो गए, अगर आप सस्ते दामों में कुछ खरीदते हैं तो आप देखना वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर आप रेगुलर उसको यूज कर रहे हो तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक चलेंगे। लेकिन अब उसको थोड़ा सा और कॉस्टली, थोड़ा सा पैसा और 100-200 रुपये और ज्यादा कॉस्टली देकर खरीदते ना, तो वो हो सकता है कि 3-4 महीने या 6 महीने या साल भर तक टिके। लेकिन अगर आप ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, खासकर शू वगैरह में, क्लॉथ वगैरह में देखना, वो फिर आपका 4-5-6 साल तक चल जाता है। शू खासकर, शू खासकर जैसे बाटा कंपनी का हो गया, खादिम का हो गया, ये शू अगर आप एक बार ले लोगे तो क्या होता है कि आप उसको ऐसा हो जाएगा कि पहन पहन के अब बोर हो जाओगे, लेकिन वो टूटता उठता नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही रहता है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके का कॉस्ट है, सबका अलग अलग ब्रांड है, और सबके अकॉर्डिंग जैसा भी जिनका इनकम है उनको सबको, ऐसा नहीं तो गरीब गरीब लोग हैं, वो लोग चप्पल नहीं पहनते,
पहनते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो चप्पल खरीदते हैं, उनके पास जितनी कैपेसिटी जितना पैसा है उनके अकॉर्डिंग वो लेते हैं। ठीक है, वैसे अमीर लोग भी वैसे ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सस्ते दाम वाले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े दामों पे प्रोडक्शन करते हैं, उनका भी मनी सर्कुलेट होना चाहिए, इसीलिए ये सारी चीजें होती है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, मनी दस द बेसिस ऑफ द पॉसिबल पेमेंट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, मनी जो है एक हमारा पॉसिबल पेमेंट है, जिसको हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, सेल करते हैं, उसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है, चाहे वो प्रेजेंट टाइम पे हो चाहे वो फ्यूचर टाइम पे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ लोन, अगर मान के चलो आप एक लोन ले रहे हो 10,000 रुपए का फ्रॉम अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन से, ऑन द कंडीशन दैट वी रिपे द अमाउंट आफ्टर 2 years, आप उसको ये प्रॉमिस करते हो कि 2 साल के बाद मैं उसको वापस कर दूंगा। देन वी विल रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 आफ्टर 2 years, ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। तो उसमें क्या करते हैं कि 10,000 के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट रहता है वो भी आपको उसको पे करना रहता है। इन द सेम वे वी कैन फ्रीली यूज द मनी वी पोजेस द प्रेजेंट इन द फ्यूचर, और उसी पैसे को जो है हम अपने फ्यूचर में लगा देते हैं। द कन्वीनियंस और द फैसिलिटी दैट वी टेक द फॉर ग्रांटेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ऑफ द करेंसी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल करेंसी किसको माना गया है? पैसे को ही करेंसी को ही माना गया है एक्सचेंज के मोड पे। Today we hardly exchange goods and services for other goods and services like in this past barter trade instead of the use of the money medium of exchange and trade goods and services. Money exchanges solve those problems people used to face in the past in the trading goods and services. पहले के जमाने में क्या होता था ना, बाटर सिस्टम हुआ करता था। देखो लिखा हुआ है पास्ट बाटर ट्रेड। बाटर ट्रेड में क्या होता था? सामान के बदले सामान देना। अब मान के चलो जैसे उस टाइम पे सामान पैसा हर किसी को माना जाता था, शायद मैं ये आप लोग को बोली होंगी, आप लोग सुने भी होंगे अगर ऑनलाइन ज्वाइन किए होंगे या क्लास में आए होंगे तो उस टाइम पे क्या होता था कि पेड़ों को, लाइफ स्टॉक मतलब जंगली जानवर लोग को भी ना स्टॉक पैसा माना जाता था कि आप इतना अगर आप, हाँ मैंने ये बताया था शायद आप लोग को ना बेटा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई चीज खरीदते हो और उसके बदले कोई सामान देते हो, खरीदते हो मीन्स कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपके पास कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो वैल्यूएबल रहती है, वो लंबे समय के लिए चलती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ सामान जो है वो पल भर में खत्म हो जाते हैं, हम उसको खा के पचा डालते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग मतलब बिजनेस में अगर ये चीज को यूज किया जाए तो बिजनेस में दैट इज नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना कि हम कोई भी चीजों को खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको हम जब बेचने के लिए जाते हैं तो हम उसके बदले जो कुछ अच्छा चीज मतलब मांगते हैं ताकि हमको प्रॉफिट हो। और बार्टर सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडिंग जो मतलब बिजनेस करते थे ना उनके लिए बहुत लॉस होता था ट्रेडिंग बार्टर सिस्टम में। तो इसीलिए ये करेंसी स्टैब्लिश्ड हुई। करेंसी जो है एक अच्छी वैल्यू देती है कि इसका इतना प्राइस है, आपको इतना पे करना पड़ेगा, और करेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बिजनेस। नाउ कम टू दी इश्यूएंस ऑफ मनी। अब मनी कहाँ से इश्यू होती है? देखो आरबीआई का सबसे जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको, ये आरबीआई का ही बिल्डिंग है। ओके, सो क्या बता रहा है यहाँ पे? ऑल कंट्रीज इशू देयर मनी थ्रू देयर सेंट्रल बैंक। जितनी भी कंट्रीज होती है सबका अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है। ठीक है, वैसे ही अगर आप बाहर का देखोगे, पेज नंबर, रुको इसको पढ़ा लेने दो, उसको फिर पेज नंबर नेक्स्ट में जाएंगे। द सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ द बैंक ऑफ द ऑल बैंक। मैंने बताया ना बैंकर्स ऑफ बैंक, तो ये बता रहा है कि आरबीआई जो है हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंकों का बैंक है वो आरबीआई है। इट इज द ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन टू प्रिंट द इशू ऑल द करेंसी नोट्स। यहाँ पे जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, यहाँ पे प्रिंट होते हैं ऑफ द कंट्री के लिए। The government of the India issue funds, the banks that we see all around us and called commercial bank। इसको हम कमर्शियल बैंक के नाम से भी जाना जाते हैं, जानते हैं। The RBI give the परमिशन टू ऑपरेट। यहाँ पे जो आरबीआई जो है हर बैंक को ऑपरेट करने की परमिशन देती है। मतलब अगर आप कोई बैंक ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको परमिशन आरबीआई से लेनी पड़ेगी, तभी आप बैंक ओपन कर सकते हो। ठीक है, it stipulates the policies rules for their operation. The RBI policies govern the lending transaction, interest rates of deposit and all the economic regulations of the commercial bank. जो भी डिपॉजिट या इकोनॉमिक रेगुलेशन रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं
वो आरबीआई के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ये 1+ कौन है? नाउ लिसन स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर कंट्री का जो है एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है। वैसे ही हर बैंक का होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 254 में, करंट कंट्री का नाम है, करेंसी है और इशूइंग बैंक है। तो सबसे पहला नाम है इंडिया। इंडिया में करेंसी को क्या बोला जाता है? रुपीज, ठीक है। और हमारा जो बैंक है, बैंक मतलब आरबीआई का जो बैंक है वो, सॉरी, जो करेंसी जो इश्यू होता है वो कहाँ से होता है? आरबीआई से होता है। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? आरबीआई है। वैसे ही बांग्लादेश को क्या बोलते हैं करेंसी में? करेंसी में टाका, ठीक है। और इसका जो है क्या है? बांग्लादेश बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? बांग्लादेश बैंक। रशिया का क्या है? रूबेल, ठीक है। करेंसी का नाम है रूबेल, लेकिन इसका इश्यू बैंक कहाँ है? बैंक ऑफ रशिया। वैसे अफगानिस्तान का है? अफगानी, मतलब उसका करेंसी का नाम है। और जो बैंक है उसका है सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। वैसे ही आपको चाइना का, यूनाइटेड अरब स्टेट अमेरिका का और जापान का भी पता करना है, ठीक है। ये जो 3 है, आप लोग नेट में जाना, नेट में जाके पता करके आना कि चाइना के करेंसी को क्या बोलते हैं और वहां की इशूइंग बैंक क्या है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या बोलते हैं पता है? करेंसी का क्या नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का? हाँ हाँ बोलो। डॉलर, ठीक है। उसको डॉलर बोलते हैं। और उसका जो है इशूइंग बैंक जो रहेगा, वो सेंट्रल बैंक जो रहता है, वो बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट बोला जाता है, यूएसए, बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जापान का करेंसी का नाम पता है? यान बोलते हैं, आई थिंक। यान ना? मैम यान तो चाइना का है। यान चाइना का है क्या? आरबीआई जापान का देखो क्या बोलते हैं। चाइना की करेंसी का नाम है यॉन, YUAN, यॉन, YUAN। और जापान का मैम वेन। जापान का येन है, YEN, YEN। दोनों का नेम सेम टू सेम, मतलब एक यॉन है और एक येन है। यॉन बोली तो, हाँ, YUAN। और इसका है येन। क्लियर है? यस। बोलो। हाँ, वो पता करके आओ भाई, सब मैं ही बता दूं ना। इतना तो पता कर सकते हो तुम लोग कि नहीं कर सकते हो? बाकी का जो है इशूइंग बैंक क्या है, जैसे सेंट्रल बैंक क्या है वहां का, वो आप पता करेंगे। नाउ नेक्स्ट, बैंकिंग ऑपरेशन। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, बैंकिंग ऑपरेशन। अब बैंकिंग ऑपरेशन किस तरीके से होता है इसको आप लोग रीड करेंगे।
We saw that it is the duty of bank provided. ये हम देखते हैं कि हमको बैंक जो है बहुत सारे अकाउंट्स का, कैश डिपॉजिट का, कैश विड्रॉल का, ये हमको क्या देता है, फैसिलिटी देता है। बैंक हैव मेनी अकाउंट होल्डर, बैंक में बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं। यहाँ पे किसी का है अकाउंट्स बैंक में और किसी का नहीं है, ठीक है, नहीं सबका नहीं होता। आफ्टर 18 ईयर्स के बाद जो है आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है। Then after the situations never arise that all the account holder demand their money in the cash and same time. Suppose a bank is 2000 account holder, अगर मान के चलो किसी एक बैंक में 2000 account holder हुए, on average around 25 to 50 of them the कैश, ठीक है। होता है क्या, तो लोग वहां पे कैश मतलब अपना मनी डिपॉजिट करते हैं। तो सोचो बैंक, एक बैंक के पास कितना ज्यादा, अगर 2000 लोग हैं और वो डेली का डेली वहां पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपना 2000 सेविंग अकाउंट में, 3000, 5000, किसी का 10,000, 12,000, तो उस बैंक के पास कितना पैसा होता है। तो इसलिए बैंक क्या करता है, उसको सर्कुलेट करता है। मैम आपकी वॉइस अटक रही है। बेटा क्योंकि मेरे को खांसी हो रही है इसलिए। इस पैराग्राफ को अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, कल करते हैं। क्लियर है, बैंक ऑपरेशन में, क्योंकि 10:30 भी हो गया, मैडम दूसरी मैडम भी लेंगे ना, इसलिए। नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम।